नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए MPPSC मुख्य परीक्षा के जो महत्वपूर्ण विषय है उससे अवगत कराएंगे। पेपर 2 यूनिट 4 का जो विषय है समाजशास्त्र, जिसमें प्रश्न उत्तर शैली में विस्तृत नोट्स आपको नवीन सिलेबस के अनुसार प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पर आप 100 रुपये का पेमेंट करके फ़ोनपे गूगल पे के माध्यम से हमारे हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी हुई एवं इंटरव्यू से जुड़ी हुई हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकती हैं। सर्वप्रथम हम जानें समाजशास्त्र क्या है दोस्तों। तो समाजशास्त्र समाज प्लस ज्ञान, समाज के ज्ञान को समाजशास्त्र कहते हैं। या सरल शब्दों में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की 3 डेफिनेशन यहाँ पर देखने को मिली। सर्वप्रथम तो समाज प्लस ज्ञान समाजशास्त्र। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के जनक या पिता कौन है? तो समाजशास्त्र को एक नवीन विषय का रूप देने का श्रेय अगस्त क्राम्ट को जाता है। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1938 में फ्रांस के दार्शनिक अगस्त क्राम्ट ने किया था। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है कि समाजशास्त्र को एक नवीन विषय का रूप देने का श्रेय जो है वह अगस्त क्राम्ट को जाता है। और समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1938 में फ्रांस के दार्शनिक अगस्त क्राम्ट ने किया था। इसके बाद में जब हम आपको कुछ प्रमुख 6 मार्क 5 मार्कर एवं 11 मार्कर प्रश्नों के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ कुछ 3 मार्कर प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और साथ ही साथ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी जानकारियाँ आपको हमारे इस वीडियो में प्राप्त होंगी। इसके बाद में अब यह प्रश्न जैसे पूछा जाए कि भारतीय समाज पर इस्लाम के प्रभाव का वर्णन करें, तो इसका आप कैसे आंसर लिखेंगे कि आपको फुल मार्क्स मिले। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारतीय समाज पर इस्लाम का प्रभाव मुख्यतः नगरों तक ही सीमित रहा। गांव में प्रभाव कम रहा क्योंकि मुसलमान बाहर दूसरे देशों से आए थे और उन्होंने भारतीय समाज को निम्न रूपों में प्रभावित किया। सर्वप्रथम तो पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ, जो कि आज भी देखने में दृष्टिगोचर होता है। और विधवा पुनर्विवाह समाप्त हुए और बाल विवाह में बढ़ोतरी हुई, जो कि मुस्लिम इस्लाम का प्रभाव पड़ा। और हिंदुओं में प्रचलित जातीय कठोरता में थोड़ी सी कमी आई, जो जातीय कट्टरपंथीता थी इसमें कमी आई। इस्लाम के प्रभाव से हिंदुओं में एकेश्वरवाद तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना प्रारंभ हुई। सांस्कृतिक प्रभाव यदि देखा जाए तो वेशभूषा अचकन, शेरवानी, चूड़ीदार पजामा यह चेंज हुआ। भोजन मांसाहार, बर्फी, गुलाब जामुन, इमरती, हलवा, जलेबी आदि का प्रचलन बढ़ा। बोली उर्दू खड़ी बोली हुई। स्थापत्य में गुंबद, मेहरा, ऊंची मीनारें देखने में दृष्टिगोचर हुई। इस प्रकार इस्लाम ने भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्न बदलाव लाए, जो कि हमने इस पर चर्चा की कि किस प्रकार से इस्लाम ने वेशभूषा में भी परिवर्तन लाया, भोजन, बोली, स्थापत्य और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानवतावाद क्या है? 3 मार्कर में यदि पूछा जाए मानवतावाद क्या है? किसी धर्म, जाति, लिंग, आयु एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी लोगों के कल्याण में समान रुचि रखना मानवतावाद है। मानवतावाद क्या है, एक बार पुनः जान लेते हैं। किसी धर्म, जाति, लिंग, आयु एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी लोगों के कल्याण में समान रुचि रखना ही मानवतावाद कहलाता है। ब्रह्मचर्य के प्रकार लिखें। 2 प्रकार के हैं। सर्वप्रथम तो है उपकुर्बाण और दूसरा है नैष्ठिक या अंतेवासी। अब ब्रह्मचर्य के बारे में हम जाने तो उपकुर्बाण से आप क्या समझेंगे? वे ब्रह्मचारी जो वैदिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात समावर्तन संस्कार के माध्यम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, वह उपकुर्बाण के अंतर्गत आते हैं। और नैष्ठिक या अंतेवासी वे कहलाते हैं वे जो अपनी वैदिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत गुरुकुल में ही रह जाते हैं। ये गृहस्थाश्रम प्रारंभ नहीं करते, पूरा जीवन ब्रह्मचारी की तरह ही निर्वहन करते हैं, वह नैष्ठिक या अंतेवासी कहलाते हैं। तो ब्रह्मचर्य के यदि प्रकार आपसे पूछे जाएं
तो आप इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था लिख सकते हैं कि दो प्रकार हैं ब्रह्मचर्य के। पहला तो है उपकुर्बाण और दूसरा है नैष्ठिक। उपकुर्बाण वाले जो होते हैं वे ब्रह्मचारी जो वैदिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात समावर्तन संस्कार के माध्यम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, और नैष्ठिक और अंतवासी जो होते हैं तो वह पूरा जीवन जो है वह ब्रह्मचारी के रूप में ही निर्वहन करते हैं, वह गृहस्थ मार्ग की शुरुआत नहीं करते हैं। इसके बाद जो है 3 ऋण कौन कौन से हैं आपने सुने होंगे, जाने होंगे कि 3 ऋण जो होते हैं, सर्वप्रथम तो ऋषि का ऋण होता है, दूसरा देव ऋण होता है और तीसरा पितृ ऋण होता है। तो ऋषि ऋण के अंतर्गत जो है ऋषियों ने वैदिक साहित्य दिया है। इस ऋण से उरण होने के लिए वेदों का अध्ययन करना चाहिए, तो यह ऋषि ऋण के अंतर्गत आता है। दूसरा है देव ऋण। इस भौतिक जगत की रचना देवताओं ने की है, अतः प्रकृति के संसाधनों का उपभोग हमें विवेकशील ढंग से करना चाहिए, तभी हम ऋण होंगे। यह देव ऋण के अंतर्गत आता है कि इस प्रकृति ने हमें संसाधनों का उपभोग हमें विवेकशील ढंग से करना चाहिए, तभी हम ऋण चुका पाएंगे। और पितृ ऋण जो तीसरा है, धर्मानुसार विवाह कर संतानोत्पत्ति से हम इस ऋण से उरण होंगे। तो इस प्रकार से 3 ऋण कौन कौन से हैं, तो ऋषि ऋण, देव ऋण एवं पितृ ऋण यहाँ पर बताए गए हैं। और कैसे हम इनसे उरण होंगे, तो ऋषियों ने वैदिक साहित्य दिया है। इस ऋण से उरण होने के लिए वेदों का अध्ययन करना चाहिए। देव ऋण जो है इस भौतिक जगत की रचना देवताओं ने की है, अतः प्रकृति के संसाधनों का उपभोग हमें विवेकशील ढंग से करना चाहिए, तभी हम उरण होंगे। और पितृ ऋण जो है धर्मानुसार विवाह कर संतानोत्पत्ति से हम इस ऋण से उरण हो पाएंगे। 5 महायज्ञ होते हैं, तो 5 महायज्ञ कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आपको समस्त समाजशास्त्र की जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद विवाह से आप क्या समझते हैं, यह प्रश्न 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है एवं 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो वधू को वर के घर ले जाना एक प्रकार से विवाह का सामान्य अर्थ है। और लूसी मेयर के अनुसार यदि देखा जाए, यह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। और दूसरा जो बोगार्डस का जो कथन है, विवाह स्त्री और पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। तो इस प्रकार से विवाह को हमने जाना 3 डेफिनेशन से है, लगभग इनका अर्थ एक ही है, तो फिर भी शब्दों का अंतर है कि वधू को वर के घर ले जाना भी विवाह है। और लूसी मेयर के शब्दों के अनुसार ही देखा जाए, यह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा जो है माता पिता की वैध संतान माना जाता है। और बोगार्डस के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो विवाह के प्रकार लिखें, तो विवाह के कितने प्रकार हैं। दुनिया भर में समाजों में विवाह के 2 प्रकार प्रमुख रूप से प्रचलित हैं और दृष्टिगोचर होते हैं। सर्वप्रथम तो है एक विवाह, एक समय में एक व्यक्ति एक ही स्त्री से विवाह करता है, जो कि आज की सामान्य सभ्यता में चलन में है कि व्यक्ति एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है। बहुविवाह यह 3 प्रकार का होता है। बहुपति विवाह, स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। आजकल कितने तलाक वगैरह के केस भी बढ़ गए हैं और विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन भी बढ़ गया है। तो बहुपति विवाह भी स्त्रियाँ करती हैं। बहुपत्नी विवाह है जब एक ही समय में एक ही पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, बहुपत्नी विवाह कहलाता है, यह भी देखने में आ रहा है। और एक समूह विवाह आता है। तो समूह विवाह से तात्पर्य है इसमें पुरुषों का एक समूह महिलाओं के एक समूह से विवाह करता है। समूह विवाह का प्रचलन भी आजकल के समय में बढ़ गया है, जिसे आप देख रहे हैं। और हिंदू समाज में प्रचलित विवाहों के प्रमुख उद्देश्य लिखें, तो भिन्न भिन्न समाजों में विवाह के उद्देश्य जो होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। प्रमुख उद्देश्य 3 है। पहला तो यौन संतुष्टि, जिसे आप समझते हैं। दूसरा आर्थिक सहयोग और गृहस्थ मार्ग का व्यवस्थित रूप से संचालन हो। और तीसरा है संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो हिंदू समाज में प्रचलित विवाहों का प्रमुख उद्देश्य है, सर्वप्रथम तो है यौन संतुष्टि, दूसरा है आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होता है, और तीसरा है संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन भी व्यवस्थित रूप से हो जाता है। तो इस प्रकार से हिंदू समाज में प्रचलित विवाहों के प्रमुख उद्देश्य के बारे में हमने जाना।
तो चलते हैं आगे के वीडियो में भी हम आपके लिए इसी प्रकार अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आगे आप हमारे साथ यूँ ही जुड़ी रहेंगी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आदि के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं एवं व्यवस्थित हैं। धन्यवाद दोस्तों।